गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे इन्फ्लेशन के कारक, उसमें बताए थे एक डिमांड पुल यानी आपूर्ति मांग, ये मांग आपूर्ति, और ये सप्लाई पुश। माने एक मांग कारक था और एक आपूर्ति कारक था। आपूर्ति कारक हम इसका भी बात कर लिए थे और सप्लाई पुश का भी बात कर लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन को अलग अलग आधार पे बांटा जाता है। एक नियंत्रण के आधार पे, नियंत्रण के आधार पे यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो नियंत्रण के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हुआ नियंत्रित मुद्रास्फीति, नियंत्रित मुद्रास्फीति यानी कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि ये सरकार इसको कंट्रोल करती है, यानी इस पर किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का। सरकार का नियंत्रण रहता है। और ये खासकर कहाँ देखने को मिलती है? विकासशील देशों में। जो विकासशील देश हैं उसमें नियंत्रित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। और ये खासकर किस उत्पाद पे देखने को मिलती है? कृषि उत्पाद पर। कृषि उत्पाद पर। मान लीजिए जैसे कोई किसान है, किसान को क्या करना है? मान लीजिए उत्पादन करना है, उत्पादन करेगा तो उसको उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? सिंचाई का साधन। सिंचाई का साधन चाहिए। अब सिंचाई का साधन वो कहाँ से लाएगा? तो मान लीजिए पंप खरीदेगा या मोटर खरीदेगा। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए उसके पास। अगर ये ज़्यादा महंगा होगा तो किसान क्या करेगा? इसको परचेस नहीं कर पाएगा, यानी इसको खरीद नहीं पाएगा। जब इसको खरीद नहीं पाएगा तो सिंचाई नहीं कर पाएगा। जब सिंचाई नहीं कर पाएगा तो उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो मांग क्या होगी बाजार में? किसी वस्तु की बढ़ जाएगी। जब मांग बढ़ जाएगी तो उसकी महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये नियंत्रित मुद्रास्फीति कहाँ होती है? इस पर सरकार नियंत्रण करता है। और किस देश में मिलती है? विकासशील देशों में। और खासकर किस उत्पाद पे देखने को मिलती है? तो कृषि उत्पाद पे। इसमें दूसरा होता है अनियंत्रित मुद्रास्फीति। अनियंत्रित मुद्रास्फीति यानी अनकंट्रोल। अनकंट्रोल मतलब ये बाजार पे छोड़ दिया जाता है, यानी ये जो मुद्रास्फीति है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये बाजार पर छोड़ दिया जाता है। इसको, इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। और भारत में ये कहाँ देखने को मिलती है? जैसे मान लीजिए भारत एक विकासशील देश है, तो भारत में ये कौन सी वस्तु पे देखने को मिलेगी? तो श्वेत वस्तु पे। श्वेत वस्तु पे। और श्वेत वस्तु हम आपको इन्फ्लेशन में पहले भी बता चुके हैं कि श्वेत वस्तु क्या है। यानी वैसी वस्तु जिसको रखने से लोगों की स्टेटस बनती है। यानी ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसको रखने से लोगों के पास स्टेटस बनती है। जैसे मान लीजिए फ्रिज हुआ या कार हुआ, तो ये देखिएगा मिडिल क्लास के फैमिली में हर किसी के पास ये कार नहीं होता है या फ्रिज नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं श्वेत वस्तु। और ये भारत में अनियंत्रित मुद्रास्फीति का कारण होती है श्वेत वस्तु। तो ये नियंत्रण के आधार पे दो हुए, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित। अब आते हैं दर के आधार पे। जैसे ये नियंत्रण के आधार पर हुआ, अब दूसरा कैटेगरी है इसमें दर के आधार पे। रेट के आधार पे यानी दर के आधार पे, यानी कितने प्रतिशत से महंगाई मेरा बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या? रेट, यानी दर के आधार पे। तो इसमें पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब जैसे रेंगती हुई। जैसे मान लीजिए कछुआ का चाल बोलते हैं ना, कछुआ का चाल जैसे धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीपिंग, यानी धीमी रफ्तार से बढ़ना।
तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और ये कहाँ मिलेगा? तो ये पूंजीवादी देशों में मिलता है। ये कहाँ मिलेगा? पूंजीवादी देशों में। ये पूंजीवादी देशों में देखने को मिलता है। और इसमें दर क्या होती है? जो इन्फ्लेशन है उसका दर क्या होता है? तो लगभग 1.5% से 2% तक। ये 1.5 से 2% तक रेंज हुआ है, लेकिन अगर आज मान लीजिए एग्जाम में आया कितने परसेंट तक होती है? तो लगभग 2% तक होती है, 2% तक। इसी को बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और ये पूंजीवादी देशों में क्यों मिलती है? तो इसका भी कारण है। जैसे मान लीजिए पूंजीवादी देश है, एक पूंजीवादी देश को लेते हैं और एक विकासशील देश को लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत को लेते हैं, विकासशील। जैसे मान लीजिए इंडिया हुआ, और ये यूएसए को लेते हैं। तो इंडिया में बैंक की जो रेट होती है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, ज्यादा होता है। मान लीजिए 6%, 7%। और यूएसए में बैंक रेट है, वो जो बैंक के ब्याज देती है इंटरेस्ट रेट, वो कितना है? लगभग 1.5%, 1%, 1%। इधर 1% है, 1.5% है, यहाँ पे 6% है। और ये कितना से बढ़ रहा है मेरा मुद्रास्फीति? 2% से। तो जो पूंजीवादी देशों में जो अपना नया नया कारखाना खोलना चाहते हैं, नया नया उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे कि इन पैसों को यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे, बैंक में निवेश नहीं करेंगे। वो कहाँ लगाएंगे? उद्योग में लगाएंगे, उद्योग में लगाएंगे। अब उद्योग में क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए वो 2 लाख रुपया लगाए, मान लीजिए 2 लाख लगाए, तो 2 लाख का मान लीजिए 1.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब उसी से उद्योग खोल दिए, मान लीजिए कोई नया उद्योग लगा दिए और उसी उद्योग से कोई वस्तु उत्पादन किए, मान लीजिए कोई वस्तु का क्या किए? प्रोडक्शन किए, उत्पादन किए, और अगर उस वस्तु को बेचेंगे वो, तो उनको कितना लाभ मिलेगा? 2% का मिलेगा। इसी 2 लाख पे बैंक में 1.5% मिल रहा है, और इसी 2 लाख पे यहाँ 2% मिल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे? नए उद्योग में निवेश करेंगे। इससे क्या होगा? वहां रोजगार बढ़ेगा। वहां क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगते हुई मुद्रास्फीति कहाँ के लिए अच्छी है? पूंजीवादी देशों के लिए। और इसका रेट कितना होता है? 1.5 से 2% तक। दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन ये था, पहला तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन था, ये हुआ वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति मतलब यहाँ जो रेट है वो रेट कितने से बढ़ेगा? 2 से लेके 10% तक। 2 से लेके 10% तक ये बढ़ता है, यानी 2 तक ये रहा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, 2 से 10% तक क्या रहा? वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होगा? ये विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। विकासशील देशों के लिए अच्छी है। अब विकासशील देशों के लिए अच्छी कैसे है? जैसे मान लीजिए भारत को लेते हैं, हम पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम भारत को ही लेते हैं, भारत क्या है? तो विकासशील देश है। जैसे मान लीजिए हम भारत को लिए, भारत को, यहाँ पे क्या है? जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 10% है। और इन्फ्लेशन क्या होता है? तो वस्तु और सेवा की कीमत में बढ़ोतरी होती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं डिफिनेशन में भी। तो जब यहाँ पे 2 से 10% इन्फ्लेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा? जो लोग बैंक में जमा कर रहे थे, अभी जो क्रीपिंग हम बताए थे, क्रीपिंग में जैसे यूएसए और भारत का जो एग्जांपल दिए थे कि बैंक में 6 से 7% तक था। अब यहाँ क्या हुआ कि महंगाई मान लीजिए 8% हो गई, 8%। तो जो लोग अब बैंक में निवेश कर रहे थे इंडिया में, अब वो क्या करेंगे कि अब नया नया उद्योग खोलेंगे। अब नया उद्योग खोलेंगे तो सोचेंगे कि वस्तु और सेवा का हम उत्पादन करें, और जब उत्पादन करेंगे इसका मतलब क्या होगा? उनको इस वस्तु और सेवा की कीमत क्या होगी?
वस्तु और सेवा की कीमत में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? मान लीजिए जैसे 2 लाख रुपया था, इस 2 लाख को अगर बैंक में गए जमा करने तो उसको 6% इंटरेस्ट दिया। अगर इसी 2 लाख को नया कोई प्रोडक्शन में लगा दिए या किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन कर दिए और फिर उस वस्तु और सेवा को बेचे हो, तो इसी 2 लाख पे वो 8% मिलेगा। तो 6% में निवेश करके वो क्या करेंगे? 8% में निवेश करेंगे। जब 8% में निवेश करेंगे और वस्तु और सेवा की उत्पादन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि लोग क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, इसका मतलब वस्तु और सेवा की क्या करेंगे? प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। थर्ड टाइप होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है? दर जो रेट होता है वो 10 से लेके 80% तक, यानी मान लीजिए तो ये लगभग दो डिजिट में है। तो जब ये 2 डिजिट में है तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए इंडिया को ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में क्या हुआ? प्रोडक्शन चालू हुआ किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए हम फ्रिज बनाना स्टार्ट किए, फ्रिज बनाना स्टार्ट किया, कार बनाना स्टार्ट किए, तो भारत में उतना फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो 2 से 10% तक उसको क्या कर सकता है? सहन कर सकता है, उतना तक वो परचेज कर सकता है। लेकिन जैसे ही 10 से 80% हुआ है, यानी मान लीजिए कि मेरे कार का कीमत था, जैसे मान लीजिए कार की कीमत क्या थी? अभी मान लीजिए 5 लाख रुपए थी। इससे क्या किया कि 8% और महंगाई बढ़ गई, तो मान लीजिए ये हो गया 5.5 लाख। हम मान के चल रहे हैं कि 5.5 लाख रुपया हो गया। अगर ये कितना पे हुआ? 8% पे। अगर इसी को हम 50% बढ़ा दें तो ये कितना चला जाएगा? मान लीजिए 50% बढ़ाए तो मान लीजिए 10 लाख चला गया। तो ये 5.5 पे क्या कर सकते हैं? मिडिल क्लास के फैमिली परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10 लाख हुआ तो ये लोग क्या करेंगे? परचेज नहीं कर पाएंगे। जब परचेज नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? मेरा वस्तु एवं सेवा की कीमत क्या हो जाएगी? अपने वस्तु और सेवा की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब वस्तु और सेवा की मांग ही कम हो जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे? फिर अपना जो मान लीजिए कोई भी औद्योगिक कार्य किए, जैसे मान लीजिए उद्योगिक खोले, नया उद्योग खोले, जब इनकी वस्तु और सेवा की जब मांग ही नहीं रहेगी तो ये फैक्ट्री क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और जैसे ही फैक्ट्री बंद होगी फिर से बेरोजगारी आएगी। तो इसका मतलब ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसी में एक चौथा कैटेगरी है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें होता है कि वस्तु और सेवा की कीमत जितना मन उतना बढ़ जाए। 200% भी हो सकता है, 300% भी हो सकता है, मतलब जो मन करे उतना बढ़ जाए। हाइपर इन्फ्लेशन ये भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसमें दर क्या थी? 2 डिजिट में थी, 10 से 80% तक या 90% तक। लेकिन इसमें है कि जितना मन करेगा उतना बढ़ जाएगा इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं है, ये भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन था रेट के आधार पे। अब एक छोटा छोटा है इसमें मात्रा मापन के आधार पे, इसमें मापन के आधार पे यानी माप के आधार पे, माप के आधार पे इसमें एक आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, इसमें क्या किया जाता है कि जो भोजन यानी जो खाद्य पदार्थ है, भोजन एवं ऊर्जा को छोड़कर वस्तु एवं सेवा की कीमत मापी जाती है। कीमत मापी जाती है। कोर इन्फ्लेशन में क्या हुआ?
भोजन और ऊर्जा है। अगर आपको याद कैसे करना है, जैसे बोला जाता है ना कि मनुष्य की आवश्यक नीड क्या है, आवश्यक जरूरत क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसी तरह अगर आपको याद करना है तो ये भोजन और ऊर्जा है, ये दोनों को छोड़ देना है कोर में। कोर इन्फ्लेशन में ये दोनों को छोड़कर बाकी जो वस्तु और सेवा है उनकी कीमत मापी जाती है। इसमें दूसरा है हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब समग्र मुद्रास्फीति। इसमें भोजन और ऊर्जा को छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें इसको कंसीडर कर लिया जाएगा, इसको ले लिया जाएगा, यानी समग्र मुद्रास्फीति। समग्र मुद्रास्फीति से मापी जाती है, इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में। और तीसरा होता है स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज का क्या होगा, महंगाई के साथ ठहराव आ गया होगा। जैसे सामान भी महंगी होगी, लेकिन ये क्या हुआ, स्टैग लग गया, मतलब ठहराव बीच में आ गया है कि महंगाई के साथ ठहराव आ जाता है। अब किस चीज का ठहराव आ जाता है, तो जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, लेकिन इसके साथ क्या होगा, बेरोजगारी होगी। जैसे हम आपको बताए थे पिछले डेवलपिंग में क्या हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन जो नया इंडस्ट्री था क्या हो रहा था, बंद हो रहा था, रोड सारे बंद हो रहे थे, क्योंकि उसकी जो वस्तु और सेवा की जो प्रोडक्शन था उसको कुछ परचेज भी नहीं कर पा रहा था, यानी खरीद नहीं पा रहा था। इससे क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे बंद होने लगी। तो एक तरह से स्टैग इन्फ्लेशन ये है कि महंगाई बढ़ी, लेकिन क्या हुआ कि मतलब रोजगार घटने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, और जो रोजगार होगा, रोजगार क्या हुआ, कम हुआ। रोजगार जैसे कम हुआ तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये क्या था, स्टैग इन्फ्लेशन। तो हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में 3 आधार पे देखते हैं। एक ये मापन के आधार पे, हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन। इससे पीछे हम क्या देखे थे, दर के आधार पे। उसके पहले हम क्या देखे थे, नियंत्रित के आधार पे, यानी कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थे। नेक्स्ट क्लास में इसको मापन कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कैसे मापा जाता है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।